जी जी। पहली बात तो यह है कि चुनाव घोषणा पत्रों का महत्व राजनीतिक दलों के लिए भी जिस दिन घोषणा पत्र जारी होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो रद्दी के दुकान पे पहुंच जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, न कोई उसको। अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो घोषणा पत्र जारी भी नहीं करती, अब तो संकल्प पत्र जारी करती। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई एक बार अगर आप बैठते हैं चुनाव घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी करने के लिए, तो उस समय पिछले घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को भी सामने रख करके कहते हैं कि भाई हमने पिछली बार ये पॉइंट वाइज ये वायदे किए थे और हमने इस पर इतना इतना ये निभाया है। तो ये तो कोई राजनीतिक दल कहता नहीं है। अब जैसे मैं बार बार एक सवाल को उठा रहा हूँ, पिछली बार योगी जी ने, उनकी सरकार ने कहा था या भाजपा ने कहा था कि बिजली की आपूर्ति जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 20-22 घंटे हम बिजली देंगे। पूरे 5 साल निकल गए, पौने 5 साल, एक भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको अडानी जी या इस तरह के जो बड़े लोग हैं, उनकी जो निजी कंपनियां हैं, बिजली की कंपनियां हैं, उनसे महंगे दाम पर बिजली खरीद करके उनको उपकृत करना था। नतीजा हो गया कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली की दर उत्तर प्रदेश में है। महंगी बिजली खरीदी है और उससे ज्यादा महंगी ग्रामीणों को, किसानों को, व्यापारियों को बेच दिया। अभी चुनाव का समय आया तो आधा उन्होंने कम कर दिया है। तो इस मामले में लेकिन जो अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र तो बाद में जारी कर किया उन्होंने, लेकिन पहले से घोषणा कर दी थी कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। तो इसका एक सकारात्मक असर जो है वो खास तौर से जो निचले तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पे एक असर तो पड़ा है। राजीव जी वो बात तो छोड़िए, चिंतित करने वाली 2 घटनाएं आज हुई हैं। जैसे एक घटना जो है वो प्रियंका गांधी जिसका जिक्र कर रही, बागपत जिले में राजीव तोमर नाम के जूता के थोक व्यापारी, जो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, उन्होंने जहर का पुड़िया जो है फांक लिया। बगल में बैठी उनकी पत्नी देखा तो दौड़ करके गई बचाने के लिए, फिर बाद में देखा कि वो तो निगल लिया उन्होंने, तो बचा खुचा जो था वो उन्होंने खुद निगल लिया। नतीजा हो गया कि उनकी पत्नी की तो मौत हो गई अस्पताल में ही इलाज के दौरान, और वो भी मौत से जूझ रहे हैं, राजीव तोमर भी मौत से जूझ रहे हैं। एक तो ये घटना है। दूसरी घटना कानपुर में हुई है। एक गांव में एक 10 साल के बच्चे, दलित बच्चे के साथ वो हैवानियत की गई है जैसा निर्भया नाम की बच्ची के साथ दिल्ली में हुआ था। कल्पनातीत है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए जब से हमने उसको देखा है, घटना पढ़ा है उसके बारे में। तो मतलब चुनाव के बारे में ये सब बातें करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप कानून व्यवस्था की बात बार बार अमित शाह जी कहते हैं कि रात में 12 बजे भी बच्ची सोने से लदे हुई। भैया सोना किसी के पास है, बचा ही नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, तो सोने से लदी बच्ची कहां से जाएगी? जो बच्ची या बच्चा जा भी रहा है, दिन में भी जा रहा है, तो उसके साथ जो कांड हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई जिक्र है क्या? तो ये सारी चीजें मतलब उद्वेलित करती हैं। अब रह गया सवाल ये, देखिए इस चुनाव में भाजपा के पास घोषित तौर पे या दिखाने के तौर पे तो एक आक्रामकता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, हिंदू मुसलमान का करके चुनाव बनाने की कोशिश है। उसके अलावे दूसरी तरफ ये लोग करके आ रहे हैं, घोषणा पत्र तो परे रख दीजिए, दूसरी तरफ जो लाभार्थी योजनाएं इनकी हैं केंद्र सरकार की, उन लाभार्थी योजनाओं में कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी योगदान किया होगा, हो सकता है। जैसे मुफ्त में अनाज बांटने की बात हो, मुफ्त में आवास देने की बात हो, मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने की बात हो, तो लाभार्थियों की पूरी सूची तैयार करके इन लोगों ने अपने लोगों के जरिए उनके बीच संपर्क करना शुरू किया है और उनसे कह रहे हैं भैया नमक का हक अदा करो। हमने तो सुना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अनाज बंट रहा है उसके साथ नमक और चना भी बांट रहे हैं लोग, और कह करके कि भाई देखो जो नमक खाता है उसकी शरीयत अदा करता है, उसका ये करता है, तो हक अदा करने की बात है। तो एक तो ये काम कर रहे हैं लोग। दूसरे उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी है प्रशासनिक अमले के इस्तेमाल से पोस्टल बैलेट पेपर्स को मैनेज करने की। अब जैसे पिछले घटनाएं आई है ना, पहले कई एक वन विभाग के अधिकारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया, पद से छोड़ दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ दी कि साहब
हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में इतने इतने वोट तुम्हारा कोटा है, उतना वोट तुम दिलवाओ, मैनेज करो कहीं से भी। फिर दूसरा एक वीडियो आ गया एक दिव्यांग बच्चे का, दिव्यांग युवक का, वो बता रहा है, वो नेत्रहीन है, वो बता रहा है कि साहब हमसे पूछा तो हमने कहा कि साइकिल पर मोहर लगाइए, और उन्होंने मोहर लगा दिया कमल के फूल पर। वो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया। तो सबसे हास्यास्पद बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास जब शिकायत गई तो उसमें एक अधिकारी कह रहा है, अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला। भाई एक वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कई बार एक वोट से भी फर्क पड़ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट के चक्कर में लोकसभा में। लेकिन वो छोड़िए, सवाल है कि एक वोट तो जो सामने आ गया, वीडियो आ गया, वायरल हो गया, वो हो गया ना। लेकिन उसके अलावे पूरे उत्तर प्रदेश में कितने चुनाव क्षेत्रों में कितने हजार बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट तैयार किए जा रहे होंगे, क्योंकि दिव्यांगों का वोट होगा, कोरोना के जो मरीज रहे होंगे या उनके नाम पर जो कुछ वोट होगा, 80 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्ग जो होंगे उनका वोट होगा, सरकारी कर्मचारियों का होगा, तो उनको तो आप आराम से धौंस पट्टी दे करके करा सकते हैं। तो ये एक तरीका ये है। अब तीसरी जो तैयारी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ उनकी साठगांठ। अभी आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 113 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पता चला है कि 40 से 45 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय से। किस लिए है? जीतने के लिए नहीं है, हराने के लिए। और जब से ये स्टिंग ऑपरेशन आ गया, अभी हमने सुना है कि बुंदेलखंड में कहीं एक जगह पे कि उम्मीदवार बदल दिया, उम्मीदवार, हाँ वो सॉरी, सिराथू में केशव मौर्य जी के खिलाफ जो कोई ब्राह्मण कैंडिडेट थे, उनको बदल करके कोई मनसूब अली को दे दिया, वहां टिकट, मनसब अली को टिकट दे दिया। तो ये पूरी की पूरी रणनीति के तहत हो रहा है कि इससे सपा गठबंधन के वोटों में बिखराव हो, उनका बंटवारा हो। एक स्टिंग ऑपरेशन जो आ गया, आपने देखा होगा, सब बहुत वायरल हुआ है वो, जिसमें जो बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, राइन साहब हैं कोई, उनसे बात करते हुए कोई स्वतंत्र पत्रकार भाजपा और आरएसएस का करीबी बता करके, अपने को लाइजनिंग अफसर बता करके कह रहा है साहब हम 300 करोड़ रुपए दिलवा सकते हैं आपको, और 50 सीटों पे हमारे उम्मीदवार, हमारे मन के आदमी का अपनी सूची में डाल दीजिए। तो एक स्टेजिंग की है भी। अब ये स्ट्रेटजी इस तरह की है, इसकी कैसे काट हो पाएगी। अभी तक का जो माहौल हमने जो देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो तो बहुत दूसरे ढंग का था। लेकिन वो अंदर खाने की जो इनकी रणनीति है, वो रणनीति कितनी कारगर होती है, ये एक सवाल बनेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो कल जो 58 सीटों पे, 58 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है, इसमें दो तरह के इलाके हैं। जाट बेल्ट तो कहा ही जाता है, किसान बेल्ट है, लेकिन एक बेल्ट है जो गन्ना किसानों का है, और दूसरा बेल्ट जो मथुरा, आगरा और उसके आसपास के इलाकों का जो है, वो आलू बेल्ट वाले किसानों का है। तो जो गन्ना बेल्ट वाले किसान हैं, वो तो एकदम खार खाए हुए बैठे हुए हैं, किसी हालत में भी इस सरकार को उलट फेंकने की उनकी तैयारी है। अब पिछली बार भी हमने देखा था 17 में, 19 में भी शुरुआती रुझान तो इसी तरह के आ रहे थे, लेकिन बाद में अचानक एक दिन के अंदर ऐसा इन लोगों ने खेल किया, एक दो दिन में, जो कनफुका तंत्र के जरिए जो माहौल बनाया, वो कोशिशें तो अभी भी इनकी चलेगी। आज जो कत्ल की रात होगी, हमको लगता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो वो सक्रियता उनकी अपने ढंग से रहेगी। और कितनी कारगर हो पाती है, ये देखने को के बाद कुछ तय हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो हालत है, अभी इनको किसी भी मामले में कामयाबी नहीं मिल पाई है। संजोग की बात यही है कि चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, अब देखिए कर्नाटका में जिस ढंग से हो रहा है, हिजाब और उसको लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के कोशिशें लगातार हो रही हैं कि उसको लेकर किसी तरह का प्रोवोकेशन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाए, ताकि हम उसके आधार पर कुछ कर लें। लेकिन इनका दुर्भाग्य यही है कि इस तरह का कुछ भी प्रोवोकेशन कारगर नहीं। जी बीच में आपको रोक रहा हूं जयशंकर जी, थोड़ा वीरेश